नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 22 अगस्त 2023 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। ये लाइन बोलते बोलते लगातार देखो 7 साल बीत चुके हैं। मतलब 22 अगस्त 2016 को सबसे पहली बार हमने एडिटोरियल डिस्कस किया था और लगातार 7 सालों से हमारी जो ये डेली रूटीन है जारी है। तो आज हैप्पी बर्थडे पूरी की पूरी ओनली आईएएस कम्युनिटी को। आप पूछते हो कि सर आपकी कंसिस्टेंसी कहाँ से आती है? मेरी कंसिस्टेंसी यार आप ही से आती है, आपकी मेहनत से आती है, आपकी लगन से आती है। पिछले 7 सालों में न जाने कितने हमारे कम्युनिटी मेंबर्स ने हमें प्राउड फील करवाया। इवन टॉप 10 में जागृति अवस्थी, यक्स, अनेकों टॉपर्स। और देखो आज मैं टॉपर्स की बात नहीं करना चाहूंगा। टॉपर्स को तो सब जानते हैं, टॉपर्स को सब पहचानते हैं, उनका नाम बार बार पब्लिश होता है। लेकिन देखो कम्युनिटी के वो लोग, वो मेंबर्स जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, जिन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, लेकिन शायद उतना सक्सेस उनको नहीं मिली जितना उनको मिलनी चाहिए, जितना वो डिजर्व करते हैं। बट वो गिव अप करने को तैयार नहीं है, पूरी तरह से डिटरमाइंड है किसी भी सूरत में एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो देखो असली जो सलाम है ना, असली जो सैल्यूट है ना, ऐसे लोगों की मेहनत पर है, ऐसे लोगों की हार्डवर्क पर है। इन्हीं से मुझे मोटिवेशन आता है। आप पूछते हो कि कैसे कंसिस्टेंसी आती है? इन्हीं लोगों की मेहनत को देख के कंसिस्टेंसी आती है। जब मेरा आखिरी अटेम्प्ट था ना, मैंने आपको पहले भी बताया, पूरी स्टोरी किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगा। 2 बार मैंने इंटरव्यू दिया, 5 अटेम्प्ट मेरे हो चुके थे। मैंने आपको बताया था कि छठे अटेम्प्ट से पहले डायलेमा था कि लाइफ में क्या करें। तो अल्टीमेटली मैंने डिसाइड किया था कि टीचिंग का जो प्रोफेशन है वो सबसे बढ़िया है। और मैंने ये भी बताया था कि कुछ बढ़िया करना है, ऐसा नहीं कि एक कोचिंग सेंटर या फिर कुछ इस टाइप का नहीं, कुछ अच्छा करना है। और सही बताऊं तो कुछ अभी तक मैं कर नहीं पाया हूं। मैं बिल्कुल ऑनेस्टली बोलता हूं कि कुछ मतलब जो मैं करना चाहता हूं कि वास्तव में कुछ बढ़िया इम्पैक्ट ला सके देश में, एजुकेशन सिस्टम में, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन कोशिश जारी है। एक दिन आपको भी प्राउड महसूस होगा कि हमारे बीच का एक कम्युनिटी मेंबर जिसका नाम सुमित था कि उसने कुछ बढ़िया किया। खैर, अपनी पूरी कम्युनिटी एक परिवार के समान है, एक फैमिली के समान है। और आज हमारी पूरी कम्युनिटी का जन्म दिवस है। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बस नाम इस बार फाइनल लिस्ट में लेके आना है। मुझे तो यही प्रॉमिस चाहिए और आपसे यही चाहिए, और इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज देखो 4 आर्टिकल्स टोटल हमें डिस्कस करने हैं। ब्रिक्स से संबंधित आर्टिकल है, प्रेसिडेंट की स्पीच से संबंधित आर्टिकल है, देश में स्मार्टफोन्स की मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित आर्टिकल है, और इसके साथ साथ एक आर्टिकल है चाइना के स्लो डाउन से संबंधित। चाइना की जो इकोनॉमी है वो स्लो डाउन कर रही है। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज की डिस्कशन का पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल देश में स्मार्टफोन्स के प्रोडक्शन यानी मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, द हिंदू का टेक्स्ट और कंटेक्स्ट का ये आर्टिकल है। 2 लोगों के बीच में डिबेट चल रही है आज के समय में। एक तरफ है रघुराम राजन जो आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर हैं, और दूसरी तरफ है करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स राजीव चंद्रशेखर। ये जो डिबेट चल रही है ना, देश में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित चल रही है। मिनिस्टर का यह कहना है कि ना प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें क्या होता है, सरकार कुछ प्लेयर्स का चयन करती है, कुछ जैसे मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करने वाले हैं ना, फॉर एग्जांपल एप्पल, सैमसंग, इनका चयन किया गया और इनको बोला गया कि आप हमारे देश में मोबाइल फ़ोन्स मैन्युफैक्चर करोगे ना, मतलब इंडिया के अंदर जो आप मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करोगे, प्रोड्यूस करोगे, जितनी वैल्यू के होंगे ना, उसमें हम आपको 6% इंसेंटिव देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी ने, जिनको चयन किया गया है ना 5 कंपनीज को, उनमें से किसी ने अगर 10 करोड़ की वैल्यू के मोबाइल फ़ोन देश में प्रोड्यूस किए ना, उसको 6% वापस मिल जाएंगे, यानी 60 लाख किसी न किसी फॉर्म में। ये सरकार डिसाइड करती है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम में कि जो वो इंसेंटिव दे रही है जितने परसेंट का, इस केस में 6% का, वो वापस कंपनीज को कैसे मिलेगा। वो टैक्स एग्जम्पशन की फॉर्म में मिलेगा कि उनको टैक्स कम पे करना पड़ेगा, या फिर उनको डायरेक्ट कैश मिल जाएगा। ये सरकार डिसाइड करती है। लेकिन आप इतना समझ लीजिए 6% का उन्हें फायदा होगा। इंडिया में
मोबाइल फोन प्रोड्यूस करने पर, और वो फायदा सरकार इन कंपनीज को देगी। तो मिनिस्टर का ये कहना है जब से हमने ये स्कीम लॉन्च की है ना, बहुत फायदा हुआ है। देश में स्मार्टफोन्स का जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डेटा भी सामने रखते हैं राइटर कहते हैं फाइनेंशियल ईयर 2018 में ना हमारे देश से जो मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट हुए थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ $300 मिलियन के हुए थे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो हमारे देश में मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट हुए हैं ना, $11 बिलियन के हुए हैं। समझ गए? तो फर्क आप जाहिर तौर पे, साफ तौर पे देख सकते हो। इसके अलावा राइटर ये भी शो करते हैं कि जब से हमने ये स्कीम लॉन्च की है ना, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसके बाद से देश में मोबाइल फोन्स का इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2018 में मोबाइल फोन्स का एक्सपोर्ट हुआ था $3.6 बिलियन का, बट 2023 आते आते फाइनेंशियल ईयर 2023 में इंपोर्ट बहुत कम हो गया, घट के $1.6 बिलियन, क्योंकि मिनिस्टर का कहना है अब तो देश में ही मोबाइल फोन्स मैन्युफैक्चर होते हैं तो इंपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। मिनिस्टर का यह कहना है हमने देखो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई है। कैरेट मतलब इंसेंटिव की गाजर हमने दी कंपनीज को, और स्टिक मतलब हमने ना इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी। देश में मोबाइल फोन को इंपोर्ट करना महंगा कर दिया हमने, ताकि कम से कम कंपनीज देश में मोबाइल इंपोर्ट करके बेचें। तो ये हमने पॉलिसी अपनाई है कैरेट एंड स्टिक की, और इससे हमें फायदा भी हुआ है। भारत जहां पे बहुत सारी बातें बोली जाती थी कि लेबर लॉज काफी ज्यादा पुराने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, वर्कफोर्स उतनी स्किल्ड नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमने देश में मोबाइल फोन्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया है, जो इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है, इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट भी है। तो ये सारी बातें बोलते हैं मिनिस्टर। तो इसके जवाब में ना रघुराम राजन ये बोलते हैं कि ना मिनिस्टर आधा सच बताते हैं, पूरा सच नहीं बताते हैं। रघुराम राजन का ये कहना है कि देखो ये जो टाइम पीरियड बता रहे हैं ना मिनिस्टर 2018 से लेके 2023 के बीच में, कि एक्सपोर्ट इंक्रीज हो गया है मोबाइल फोन्स का और इंपोर्ट कम हो गया है, तो रघुराम राजन का ये कहना है, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर का, कि इसी पीरियड में जो रॉ मटेरियल है ना मोबाइल फोन में लगने वाले इनपुट जो है, जैसे देखो डिस्प्ले एक रॉ मटेरियल है, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, बैटरी एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, मतलब मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है बैटरी। इस प्रकार से ये जो कंपोनेंट है ना मोबाइल फोन के, जैसे डिस्प्ले, स्क्रीन, कैमरा, बैटरी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इनका इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है 2018 से लेकर 2023 के बीच में। तो रघुराम राजन का पॉइंट ये है कि हमारे देश में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, ये बात सही है, बट ये कंपोनेंट्स तो हमारे देश में नहीं मैन्युफैक्चर होते ना। ये सारे कंपोनेंट, डिस्प्ले, स्क्रीन, कैमरा, बैटरी, ये सब तो हम इंपोर्ट ज्यादा करने लगे हैं 2018 से 2023 के बीच में। सिर्फ इंडिया में क्या हो रहा है, इन कंपोनेंट्स की ना असेंबली हो रही है। सिर्फ ये सारे कंपोनेंट्स इंपोर्ट विदेशों से किए जाते हैं, इंडिया में बस इनको जोड़ दिया जाता है, असेंबली हो जाती है। नाम के लिए वो फोन इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए, बट कायदे से सारे कंपोनेंट तो हमने बाहर से इंपोर्ट किए और इंडिया में सिर्फ उनको असेंबल किया गया, उनको सिर्फ जोड़ा गया। तो इस असेंबली से ना ज्यादा जॉब्स इंडिया में नहीं जनरेट हो रही हैं, ज्यादा फायदा इंडियंस को नहीं हो रहा है। तो इसलिए मिनिस्टर ना आधा सच बता रहे हैं, पूरा सच नहीं बता रहे हैं। ये वास्तव में मोबाइल फोन्स का इंडिया में मैन्युफैक्चर होना, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपली यहां पे असेंबली है, आप कह दो असेंबली इन इंडिया प्रोडक्ट है ये। इसके बाद देखो एक और पॉइंट है, मैन्युफैक्चरिंग में ना एक इफेक्ट होता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। अगर देखो किसी देश में मैन्युफैक्चरिंग इंक्रीज होती है ना, उसका बाकी सेक्टर्स के ऊपर भी मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे देखो मान लीजिए पेन का प्रोडक्शन इंडिया में इंक्रीज होता है, तो पेन के अंदर जो कंपोनेंट लगते हैं अब उनका भी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, वो इंडस्ट्री भी फलेगी फूलेगी। उसके बाद पेन की सप्लाई होगी इधर से उधर, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर को भी फायदा होगा। तो मैन्युफैक्चरिंग अगर इंक्रीज होती है ना, तो बहुत सारे फायदे होते हैं, जॉब्स भी जनरेट होती हैं, दूसरे सेक्टर्स को भी फायदा होता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। बट रघुराम राजन के अनुसार इंडिया में स्मार्टफोन्स की असेंबली हो रही है, तो इसका कोई खास मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं हो रहा है।
इकोनॉमी को कोई खास फायदा नहीं हो रहा है इस चीज से कि इंडिया में मोबाइल फोन्स की असेंबली बढ़ी है। फिर इसका जवाब देते हैं मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर। ये बोलते हैं, देखो रघुराम राजन ने जो बातें बोली है ना वो झूठ है। ये बात सच है कि 18 से लेके 2023 के बीच इस पीरियड में जो स्मार्टफोन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, ये थोड़ी ना एज्यूम कर सकते हैं कि सारे के सारे मोबाइल फोन से असेंबली वाले हैं। पहली तो चीज़ 18 से लेके 23 के बीच में कंपोनेंट्स का, मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट्स का इंपोर्ट बढ़ा है, जैसे स्क्रीन्स, बैटरीज। तो कोई ज़रूरी थोड़ी है ये सारे के सारे कंपोनेंट्स का जो इंपोर्ट बढ़ा है ये मोबाइल फ़ोन में ही इस्तेमाल हुए हैं। कुछ लैपटॉप में भी इस्तेमाल हुए होंगे, कुछ टेबलेट में भी इस्तेमाल हुए होंगे, कुछ कैमरा में, DSLR कैमरा में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल हुए होंगे। मतलब सारे कंपोनेंट्स मोबाइल फ़ोन के थोड़े ना इंपोर्ट हुए हैं असेंबली के लिए। और इससे बड़ी बात मिनिस्टर ये बोलते हैं कि देखो इंडिया में जितने मोबाइल फ़ोन्स प्रोड्यूस हुए ना, सब PLI स्कीम के अंतर्गत नहीं आते हैं। उसमें से सिर्फ 22% ही PLI स्कीम के अंतर्गत आते हैं। तो ये आरोप लगाना गलत है कि सैमसंग, एप्पल जैसी कंपनीज इंडिया में आती हैं, असेंबल करती हैं ताकि उनको PLI स्कीम का लाभ मिल सके। ये बात गलत है, क्योंकि सिर्फ 22% हमारे देश में फ़ोन जो प्रोड्यूस हुए हैं ना, उन्हीं को सिर्फ PLI स्कीम का लाभ मिला है। बाकी 78% मोबाइल फ़ोन को नहीं मिला है। तो वो इंडिया में क्यों असेंबल हुए या फिर प्रोड्यूस हुए? इसके बाद मिनिस्टर ये बोलते हैं कि भैया एक चीज़ देखो, माना कि आज मोबाइल फ़ोन से इंडिया में असेंबल हो रहे हैं, बट धीरे धीरे अब मोबाइल कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग का भी इकोसिस्टम इंडिया में बनेगा। एकदम से आप सारी इंडस्ट्री नहीं इस्टेब्लिश कर सकते। धीरे धीरे आप एक इकोसिस्टम बनाते हो और उस इकोसिस्टम में सब कुछ फिर उसी देश में मैन्युफैक्चर होने लगता है, जैसे कंपोनेंट, पूरा प्रोडक्ट। तो आप थोड़ा पेशेंस तो रखिए। जो कंपोनेंट अभी विदेशों से इंपोर्ट हो रहे हैं वो भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने लगेंगे जल्द ही, और उसके लिए हम इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं, उसके लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं। स्कीम को हो सके तो और ज़्यादा रिफाइन किया जाएगा। इसके जवाब में राजन फिर से बोलते हैं, रघुराम राजन कहते हैं, चलो मिनिस्टर की ये बात मान ली कि 18 से 23 के बीच में जितने कंपोनेंट इंपोर्ट हुए हैं सारे मोबाइल फ़ोन्स के लिए नहीं हैं, बट अगर ये मान लिया ना जितने हुए हैं 100 में से 60% भी मोबाइल फ़ोन्स के लिए हैं, तो भी जितने का एक्सपोर्ट हुआ है ना वो सारा नलीफाई हो जाएगा। अगर मान लिया ना कि 60% भी मोबाइल फ़ोन के लिए इंपोर्ट हुए हैं, ये तो वो वाली सिचुएशन हो गई कि आप कंपोनेंट इंपोर्ट कर रहे हो 120 रुपये के, और बाद में उस कंपोनेंट से आपने मोबाइल फ़ोन असेंबल करके बनाया, और मोबाइल फ़ोन्स जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो कर रहे हो 110 रुपये का। तो नेट इफेक्ट क्या निकला, नेट इम्पैक्ट क्या निकला? 120 रुपये के आपने कंपोनेंट इंपोर्ट किए और मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट किए 110 रुपये के। तो फिर भी मतलब इंपोर्ट ही ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू एक्सपोर्ट। ये रघुराम राजन बोलते हैं। वो बोलते हैं कि 6% आप इंसेंटिव दे रहे हो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम में। अगर ये इंसेंटिव आप कंपनीज को नहीं देते, अगर ये एजुकेशन में लगाते तो इसका फ़ायदा होता। तो मिनिस्टर इसके जवाब में कहते हैं कि देखो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सेमीकंडक्टर्स, किसी भी देश में ये इंडस्ट्री ना बिना इंसेंटिव के नहीं इस्टेब्लिश हुई हैं। इवन USA, चाइना जैसे देशों में आपने खुद तो करी नहीं ये इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश, हम करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको एतराज़ है। वैसे आप बताइए क्या व्यू है आपका, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। क्या सही तरीका है हमारे देश में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम तैयार करने का कि शुरू में इंसेंटिव दो, या फिर आपको रघुराम राजन का तर्क सही लगा कि 6% जो आप इंसेंटिव दे रहे हो ये एजुकेशन में लगाना चाहिए था, इससे फ़ायदा होता? बताइए कौन सा तर्क सही है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ब्रिक्स से संबंधित है। हैप्पीमन जैकब का ये आर्टिकल है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो ब्रिक्स से रिलेटेड एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2023, यानी ऑलमोस्ट 18 दिन पहले। अब कंटेक्स्ट ये है कि ना आज से ब्रिक्स का समिट ऑर्गेनाइज हो रहा है साउथ अफ्रीका में। तो आज का जो आर्टिकल है वो हम थोड़ा एडवांस लेवल पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि बेसिक्स जो है हमने 4 अगस्त वाले आर्टिकल में डिस्कस किए थे। जैसे कि ब्रिक्स में 5 सदस्य हैं और शुरू में 4 थे, ब्राज़ील, इंडिया,
चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ, 5वां सदस्य बना। गोल्डमैन सैक्स ने सबसे पहली बार ब्रिक वर्ड जो है वो कोइन किया था, मतलब प्रपोज किया था। वो सारी बातें हमने 4 अगस्त वाले आर्टिकल में डिस्कस की थी। अब मुद्दे पे आते हैं। देखो, ब्रिक्स जो है ना, शुरू में जब बना था ना, तो ये उम्मीद की गई थी कि ये वर्ल्ड में ना मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करेगा। सिंपल भाषा में अगर आपको बोलूं, यूएस उस समय बहुत ताकतवर था, तो यूएसए के खिलाफ में ये छोटे छोटे देश एकजुट हो गए थे। चाइना, रशिया, इंडिया, ब्राज़ील, ये छोटे छोटे देश एकजुट हो गए थे ताकि मिल के यूएसए का मुकाबला कर सकें। और वर्ल्ड में जो चीज़ें हों, मान लीजिए कोई कन्वेंशन आए, तो वो सिर्फ यूएस की मर्जी से ना आए, ये देश भी अपना अपना रोल प्ले करें, अपना व्यू रखें कि इस प्रकार से कोई कन्वेंशन या फिर कोई एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। इसके साथ साथ ब्रिक्स का मकसद ये भी था, वर्ल्ड में उस समय जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे ना, फॉर एग्जांपल आईएमएफ, जो आज भी हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ब्रिक्स का कहना था ये सारी जो संस्थाएं हैं इनमें ना यूएस की चलती है, हमारी नहीं चलती हैं। तो ब्रिक्स वालों ने बोला हम एकजुट हुए हैं ताकि वर्ल्ड में ना अल्टरनेटिव संस्थान हो। जैसे लोन लेने के लिए एक बैंक है, वर्ल्ड बैंक, ये ठीक से काम नहीं करता क्योंकि यूएसए अपनी मनमानी करता है इस बैंक में, तो हम एक और बैंक का निर्माण करेंगे। बाद में किया भी गया, ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक। मतलब जो वर्ल्ड में संस्थाएं हैं ना वो ठीक से काम नहीं करती, तो हम एक अल्टरनेटिव संस्थाएं क्रिएट करेंगे, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इन जैसी संस्थाओं के अगेंस्ट। और हमारी जो संस्थाएं होंगी ना वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगी, ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी, ये सोचा गया था। राइटर ये कहते हैं आज के समय में ना ब्रिक्स जो ये ग्रुप है ना, वर्ल्ड इकोनॉमी पे कोई बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डाल सके, इस प्रकार का ग्रुप नहीं है। और ब्रिक्स के अंदर कोई ऐसा इकोनॉमिक एग्रीमेंट भी नहीं है, जिसे कई बार हो जाता है ना, फॉर एग्जांपल आसियान कंट्रीज के बीच में है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, या फिर सार्क के मेंबर कंट्रीज के बीच में है जो इतना इफेक्टिव नहीं है, या फिर यूरोपियन यूनियन के बीच में है। उस प्रकार से ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के बीच में कोई इकोनॉमिक एग्रीमेंट भी नहीं है, ना ही ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट वाला कोई एग्रीमेंट है कि हाँ भाई अगर ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज एक दूसरे में इन्वेस्ट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट आसानी से हो जाए, ऐसा भी कोई एग्रीमेंट नहीं है। लेकिन देखो, बावजूद इसके जब कोविड-19 की महामारी आई ना, तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ने ना, वर्ल्ड की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉर एग्जांपल यूएन, डब्ल्यूएचओ, इन सब ने काम करना बंद कर दिया, मतलब ज़्यादा अच्छे से इन्होंने काम नहीं किया। तो ब्रिक्स को ना फिर से एक लाइफ मिल गई, फिर से ब्रिक्स थोड़ा सा एक्टिव हुआ, बोलने लगा कि हमें अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता है जो वर्ल्ड में अच्छा काम करें, क्योंकि अभी की जो ये संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, यूक्रेन वार आया तब भी कुछ नहीं कर सका यूएन वगैरह ऑर्गेनाइजेशंस। फिर से ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि ग्लोबल गवर्नेंस में जो गैप है ना, ग्लोबल गवर्नेंस में जो वैक्यूम है ना, कि ये यूएन, डब्ल्यूएचओ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं करती, हम उस वैक्यूम को फिल करना चाहते हैं। समझ गए? ये ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज ने बोलना स्टार्ट कर दिया। आज देखो 40 ऐसे देश हैं जो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? कहीं ना कहीं देखो वो भी फेड अप हैं, कहीं ना कहीं ये 40 देश भी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि देखो यूएन जैसी संस्थाएं कुछ काम नहीं कर रही हैं, कम से कम ब्रिक्स का ही मेंबर बन जाए। इससे फ़ायदा ये होगा, हम भी अपने कार्ड्स ठीक से प्ले कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में होंगे उतनी हमारी वेटेज बढ़ेगी ग्लोबल पॉलिटिक्स में। तो ये सब बातें सोची इन 40 देशों ने, तभी तो ये ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहते हैं। आज देखो ग्लोबल पॉलिटिक्स में ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल है। उथल पुथल कैसे? जैसे देखो वर्ल्ड में ना 2 बड़े ग्रुप हैं, आपको पता है, एक साइड यूएसए है, दूसरी तरफ चाइना, रशिया है। तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपने अपने ना दिमाग लगा रहे हैं कि हमें किस साइड जाना है। क्या हमें यूएसए की साइड जाना है, क्या हमें चाइना रशिया की साइड जाना है, क्या हमें बीच में रहना है। आज वो वाली स्टेज है। और जो ये ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये एक ही साइड है, नहीं, ऐसा नहीं है, इनकी आपस में नहीं बनती। आप इंडिया चाइना देख लीजिए ब्रिक्स में, मतलब कि अब जैसे इंडिया देखो आप, इंडिया एक तरफ आपको पता है क्वाड में शामिल है,
वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इंडिया के संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। यूएसए के साथ देख लीजिए रिलेशंस मजबूत हुए हैं। दूसरी तरफ इंडिया ब्रिक्स में भी है, इंडिया एससीओ में भी है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो कई सारे वेस्टर्न एक्सपर्ट्स इंडिया से क्वेश्चन पूछते हो कि भैया आप डिसाइड तो कर लीजिए किस साइड हो, समझ रहे हो। अब देखो इंडिया के पास ना दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो इंडिया एक तरफ वेस्टर्न ग्रुप है यूएसए वाला और दूसरी तरफ ग्रुप है चाइना रशिया वाला, या तो इंडिया दोनों के बीच में एक मीडिएटर का काम कर दे, दोनों के बीच में जो गैप है, लड़ाई है, उसको सुलझाने का काम कर दे। एक चीज ये हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ना इंडिया को एक रिस्क भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये है, ना तो इंडिया मान लीजिए वेस्टर्न साइड गया, यूएसए की साइड गया, ना ही चाइना रशिया की साइड गया। तो ऐसा ना हो जाए कि कल को इंडिया को जब जरूरत पड़े, फॉर एग्जांपल चाइना के अगेंस्ट लड़ाई में, तो ना तो वेस्ट साथ देना आए हमारा, ना तो यूएसए हमारा साथ दे और बोले कि यार आप हमारी साइड तो आए नहीं कभी। मतलब कहने का ये है, इंडिया के साथ ना वो सिचुएशन ना हो जाए, ना इधर का रहा ना उधर का, मतलब किसी का दोस्त ना बन सका इंडिया, ऐसी सिचुएशन इंडिया के साथ ना हो जाए। ये बहुत बड़ा डायलेमा है इंडिया के साथ। अब इंडिया के साथ ना एक और डायलेमा है, एक और कंफ्यूजन इंडिया के पास रहती है। देखो मान लीजिए इंडिया अभी ब्रिक्स का मेंबर है, एससीओ का मेंबर है। अब ये ऑर्गेनाइजेशंस बोलती हैं कि हमें अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है, हमें आईएमएफ, WHO जैसी संस्थाएं इस्टेब्लिश करनी है वर्ल्ड में, जिसमें यूएस की दादागिरी ना चले। अब ब्रिक्स के द्वारा ऐसी मांगे की जाती हैं और इंडिया भी ब्रिक्स का मेंबर है। लेकिन मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मान लीजिए ऐसी संस्थाएं बन गई जो आईएमएफ का अल्टरनेटिव है, जो वर्ल्ड बैंक का अल्टरनेटिव है, तो फिर उसमें चलेगी किसकी? उसमें तो चलेगी चाइना की। तो इंडिया को क्या हुआ? इंडिया को तो नुकसान ही हुआ। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ हमारी लड़ाई है। मैं आपको और सिंपल भाषा में एग्जांपल देता हूं। ब्रिक्स कहता है कि पूरे वर्ल्ड में डॉलर में ट्रेड नहीं होना चाहिए, डी डॉलराइजेशन होना चाहिए। मान लीजिए डी डॉलराइजेशन हो गया, तो ऐसा तो है नहीं कि रूपी में ट्रेड होने लगेगा एकदम से। दूसरा ऑप्शन आएगा युआन का, डॉलर के मुकाबले में युआन में ज्यादा ट्रेड होने लगेगा। और वर्ल्ड में अगर युआन में ज्यादा ट्रेड होता है तो फिर किसको नुकसान है? इंडिया को भी तो नुकसान है ना, कि चाइना पावरफुल हो रहा है, चाइना की करेंसी में ट्रेड हो रहा है, तो इंडिया को ही नुकसान हुआ ना। तो पॉइंट ये है, ब्रिक्स की जो मांगे हैं ना, ब्रिक्स की मांगों से, ब्रिक्स की मांगे अगर सफल हो गई तो चाइना ज्यादा पावरफुल होगा, और चाइना पावरफुल होगा तो इंडिया को नुकसान होगा, इंडिया कमजोर होगा। यह डायलेमा है कि ब्रिक्स की मांगों को इंडिया जोर शोर से वर्ल्ड के सामने रखे या नहीं रखे, क्योंकि ब्रिक्स की मांगे अगर पूरी हो गई तो वेस्टर्न ग्रुप कमजोर होगा और चाइना मजबूत होगा, जो कि इंडिया नहीं चाहता। क्योंकि ब्रिक्स, एससीओ, ये जो ग्रुप्स है ना, ये चाइना डोमिनेटेड ही हैं आज के समय में। चाइना का इन ग्रुप्स में इन्फ्लुएंस ज्यादा है, दबदबा ज्यादा है। चाइना जो बोलता है, ये ग्रुप्स वही रेजोल्यूशन पारित करते हैं, वही स्टेटमेंट दी जाती है। या तो देखो इंडिया इन ग्रुप्स की मेंबरशिप छोड़ दे। अगर मेंबरशिप इंडिया छोड़ देगा तो बल्कि ये ग्रुप्स चाइना की जागीर और भी ज्यादा बन जाएंगे, चाइना की कठपुतली और भी ज्यादा बन जाएंगे। तो इंडिया एक काम यह कर सकता है कि इन ग्रुप्स में अंदर रहकर चाइना का विरोध कर सकता है। ब्रिक्स और एससीओ का विरोध कर सकता है ग्रुप्स में अंदर रह के। बट देखो, एक लेवल से ज्यादा विरोध अगर इंडिया करेगा चाइना का ब्रिक्स और एससीओ में रह के, जो दूसरे मेंबर कंट्रीज हैं वो चिढ़ जाएंगे इंडिया से कि यार ये हमारा ग्रुप ब्रिक्स एससीओ कुछ भी करने की कोशिश करता है, इंडिया बीच में टांग अड़ा देता है, तो बाकी जो देश हैं हमसे चिढ़ जाएंगे। तो इसमें ना इंडिया की बहुत ज्यादा अच्छी डिप्लोमेसी चाहिए कि कैसे इंडिया बैलेंस इस्टेब्लिश करे दोनों ग्रुप्स के बीच। एक तरफ यूएसए वाला ग्रुप है, एक तरफ चाइना वाला ग्रुप है। जितना इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी ना ज्यादा, उतना ही इंडिया को इन दोनों के बीच में ना बैलेंस इस्टेब्लिश करना मुश्किल हो जाएगा, और आखिरकार इंडिया को एक साइड चुननी ही होगी। एक साइड का चुनाव इंडिया को करना होगा साफ तौर पे। जितना ज्यादा इन दोनों के बीच में लड़ाई होगी, अगर इन दोनों के बीच में शांति रहती है तो भी इंडिया को खतरा है। तो इंडिया को कैसे खतरा है? फिर ऐसे खतरा है दोनों के बीच में, अगर मान लीजिए दोस्ती अच्छी हो गई तो फिर यूएसए इंडिया की इतनी मदद नहीं करेगा टेक्नोलॉजी में, दूसरे क्षेत्रों में। क्यों? क्योंकि यूएसए
इंडिया की मदद ही इसलिए करता है क्योंकि यूएसए को यह लगता है कि चाइना के मुकाबले में इंडिया उतर सकता है, चाइना को कंटेन करने में इंडिया हमारी मदद कर सकता है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, उसी स्ट्रेटेजी के साथ यूएसए हमारी मदद करता है। बट अगर चाइना यूएसए का दुश्मन नहीं रहा तो फिर इंडिया यूएसए का ज्यादा बड़ा दोस्त नहीं होगा। हालांकि देखो, ये इतना आसान नहीं है कहना, क्योंकि अब इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, इंडिया की मार्केट का साइज बहुत बड़ा है। तो एनी हाउ इंडिया की आवश्यकता है यूएसए को, सिर्फ चाइना की वजह से नहीं है। अब इंडिया का अपना एक स्थान है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। खैर, ये सारे डायलेमाज हमने डिस्कस किए ब्रिक्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में प्रेसिडेंट की स्पीच से राइटर दो इश्यूज उठाते हैं। विवेक काटजू जो फॉर्मर एम्बेसडर हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर रहे हैं, अब रिटायर्ड हैं, जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, दोनों जो इश्यूज राइटर उठाते हैं ना, थोड़े से कंट्रोवर्शियल हैं। मतलब आंसर राइटिंग में इनको सोच समझ के इस्तेमाल कीजिएगा, बट ब्रीफ में आपको पता होना चाहिए कि दो इश्यूज क्या हैं। ये जो द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति है ना, इन्होंने बोला कि हमारा जो संविधान है हमारा गाइडिंग डॉक्यूमेंट है। अब देखो, एक चीज जो बहुत सारे लोगों के द्वारा बोली जाती है, अभी जो रूलिंग पार्टी में जो लीडर्स हैं उनके द्वारा भी काफ़ी बात बोली जाती है। पहले क्या हुआ करता था, ये माना जाता था कि ना हमारे देश को गुलाम बनाया, इंस्लेव किया अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने, और 200 साल तक हमारा जो देश है वो गुलाम रहा। देश आज़ाद हुआ 1947 में। बट अभी ना रूलिंग पार्टी के बहुत सारे लीडर्स ये बोलते हैं कि देश ना गुलाम हुआ 1000 साल पहले। पहले राजा हुआ करते थे और बाहर से इन्वेडर आए, इन्वेडर्स ने इंडिया पे अटैक किया, उनमें से कुछ इन्वेडर्स यहीं पर रुक गए और उन्होंने इंडिया पे राज किया। तो हमें ब्रिटिशर्स ने नहीं गुलाम बनाया, इंडिया को गुलाम बनाया गया 1000 साल पहले जो बाहर से इन्वेडर्स आए थे उनके द्वारा। तो इंडिया को कब गुलाम बनाया गया? जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी स्पीच में कहा कि देश को इन्वेड किया गया था, देश पे अटैक हुआ 1200 साल पहले, और उसके बाद से ही इंडिया गुलाम था, और अब जाके 1947 में देश फाइनली आज़ाद हुआ। तो एक ये कंट्रोवर्शियल इशू है। कंट्रोवर्सी देखो इसलिए है क्योंकि आपको पता है मेडिवल इंडिया में मुस्लिम रूलर्स ने इंडिया के ऊपर रूल किया था। तो यूं कहना कि देश 1200 साल पहले से गुलाम है, तो मतलब यह दर्शाना है कि मुस्लिम शासकों का जो रूल था उस समय इंडिया आज़ाद नहीं था। अब दूसरा इशू आता है। हाँ, राइटर ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अपनी स्पीच में जो ट्रेडिशनल मान्यता है ना कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया को कॉलोनी बनाया गया था, उस समय इंडिया गुलाम बना, उन्होंने यही बात बोली। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी वाली बात नहीं बोली कि 1200 साल पहले जब इंडिया को इन्वेड किया गया तब से इंडिया गुलाम है। अब नेक्स्ट चीज जो एक कंट्रोवर्शियल है, जैसे देखो संविधान में ना इक्वेलिटी की बात की गई है, इक्वेलिटी होनी चाहिए। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने भी यही बात की। उन्होंने बोला कि देश में जो सिटीजन्स रहते हैं ना, उनकी देखो अलग अलग आइडेंटिटी है। मतलब हर एक सिटीजन की ना मल्टीपल आइडेंटिटीज हैं। जैसे कास्ट की आइडेंटिटी है, इसके अलावा जेंडर की आइडेंटिटी है, स्टेट की आइडेंटिटी है, एथनिक ग्रुप की आइडेंटिटी है, अलग अलग आइडेंटिटीज हैं देश के नागरिकों की। बट सबसे बड़ी जो आइडेंटिटी है ना, जो हर एक नागरिक को सबसे प्यारी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए कि मैं भारत का नागरिक हूं, मैं भारतीय पहले हूं, और बाकी जो मेरी मल्टीपल आइडेंटिटीज है ना ये बाद में आती हैं। हर एक देश के नागरिक को ऐसा सोचना चाहिए। तो राइटर का ये कहना है कि प्रेसिडेंट ने ना कास्ट का जिक्र किया ये बात बोलने में, क्रीड का जिक्र किया, लैंग्वेज का जिक्र किया, रीजन का जिक्र किया, फैमिली का जिक्र किया, प्रोफेशन का जिक्र किया, लेकिन एक चीज का जिक्र उन्होंने नहीं किया, वो है रिलीजन। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि अलग अलग धर्मों के लोग भारत में रहते हैं। अब कुछ एक्सपर्ट्स बोल सकते हैं कि क्रीड का जिक्र उन्होंने कर दिया, तो क्रीड का मतलब धर्म ही है, रिलीजन ही है। राइटर कहते हैं नहीं, अगर देखो उनको रिलीजन इस्तेमाल करना होता ना, तो या तो वो फेद इस्तेमाल करती या फिर धर्म इस्तेमाल करती।
उन्होंने क्रीड वर्ड का इस्तेमाल किया। क्रीड का मतलब होता है पंथ। अब आप बोलोगे सर पंथ और धर्म के बीच में क्या डिफरेंस है? मतलब माना कि उन्होंने क्रीड वर्ड का इस्तेमाल किया रिलीजन वर्ड यूज करने के या फिर फेथ वर्ड यूज करने के, लेकिन ये तो बताओ कि क्रीड वर्ड जो है वो रिलीजन से कैसे अलग है, मतलब पंथ जो है वो धर्म से कैसे अलग है। धर्म तो देखो अलग से धर्म है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता है हिंदू धर्म और इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, लेकिन क्रीड मतलब पंथ। जैसे एक धर्म के अंदर बहुत सारे पंथ नहीं होते, जैसे हिंदुइज्म के अंदर वैष्णविज्म है, शैविज्म है, शक्ति है, अद्वैतिज्म है, आर्य समाज है, ये सब पंथ हैं धर्म के अंदर। तो ये डिफरेंस है धर्म और पंथ के बीच का। आप यूं कह सकते हो अगर धर्म एक पेड़ है ना, तो पंथ उसकी डालियां हैं, ब्रांचेस हैं पेड़ की, ठीक है, टहनियां हैं। तो ये डिफरेंस है। तो राइटर ये कहते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ना धर्म वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, क्रीड वर्ड का इस्तेमाल किया गया। तो ये जो टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं ना लीडर्स के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के इस्तेमाल की जाती हैं, कि इसी से आगे चल के आइडियोलॉजी बनती है, उसी का इस्तेमाल आगे जाके अलग अलग लोग करते हैं। तो उन्हें धर्म वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए था। ये चीज़ ना भी डायरेक्टली यूज़ नहीं होगी शायद आंसर्स में, बट इनडायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, चाइना से संबंधित है। चाइना ना स्लो डाउन कर रहा है। आप जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। चाइना में ना चीज़ें सस्ती हो रही हैं। वहाँ पे ना रियल एस्टेट मार्केट पहले बूम कर रही थी, और रियल एस्टेट मार्केट वहाँ की इकोनॉमी में ना बहुत कंट्रीब्यूट भी करती थी, बट वहाँ पे फ्लैट्स अभी सस्ते हो रहे हैं। चाइना से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कम हो गया है। आप बोलोगे सर इंडिया को तो फ़ायदा ही है। नहीं, इंडिया को फ़ायदा नहीं है, मतलब फ़ायदा नुकसान दोनों हो सकते हैं। अभी हम समझते हैं कैसे। चाइना देखो ग्लोबल इकोनॉमी में ना बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हाउस है चाइना पूरी दुनिया का, बल्कि इसके साथ साथ चाइना वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है, डिमांड भी क्रिएट करता है। अब चिंता की बात यह है कि चाइना में ना डोमेस्टिक डिमांड भी काफ़ी कम हो गई है। चाइना में लोग अगर चीज़ें नहीं खरीदेंगे, चूंकि चाइना बहुत बड़ा कंज्यूमर भी है पूरे वर्ल्ड का, तो विभिन्न देशों का भी जो एक्सपोर्ट है चाइना में वो कम होगा ना, इससे दुनिया को नुकसान होगा। अब एक चीज़ देखो, आप बोलोगे सर चाइना स्लो डाउन कर क्यों रहा है? चाइना देखो स्लो डाउन इसलिए कर रहा है क्योंकि एक तो महामारी आ गई थी। अब महामारी में ना सप्लाई चेन्स बंद हो गई, चाइना से दूसरे देशों में रॉ मटेरियल बंद हो गया, दूसरे देश अपना एक्सपोर्ट नहीं कर पाए चाइना को। और याद होगा आपको कि जब दूसरे देशों में महामारी खत्म हो गई थी ना, चाइना में तब भी जारी थी। जीरो कोविड की पॉलिसी अपनाई चाइना की सरकार ने, सब कुछ बंद कर दिया, शहर के शहर बंद हो गए। तो इससे ना लोगों के काम धंधे बंद हो गए। काम धंधे बंद होने की वजह से लोगों का इनकम लेवल काफ़ी कम हो गया। अब उनके पास पैसे नहीं है चीज़ें खरीदने के लिए। एक चीज़ चाइना की सरकार ने यह भी की, चाइना की सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज़्यादा क्रूर है। वो कहते हैं कि कोई भी कंपनी बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो एडटेक या फिर बड़े बड़े स्टार्टअप है ना चाइना में, उनके ऊपर चाइना ने लगाम कसनी स्टार्ट कर दी। जैसे अलीबाबा कंपनी है जैक मा की, जैक मा तो गायब हो गए थे 1 महीने के लिए। जैक मा के खिलाफ इनडायरेक्टली चाइना की सरकार ने बहुत सारे एक्शंस लिए। तो अब देखो ये बड़ी बड़ी कंपनीज जब इनको डाउन साइज किया जाने लगा, चाइना की सरकार ने इन पे लगाम लगाई, तो इनका रेवेन्यू कम हो गया, बहुत से लोगों को इन्होंने काम से निकाल दिया इन कंपनीज ने। तो इससे भी नुकसान हुआ चाइना के लोगों को। तो इन रीजन्स की वजह से ना चाइना के लोगों का इनकम लेवल पर इम्पैक्ट पड़ा, डिमांड कम हो गई। डिमांड कम होने की वजह से वहाँ पे जो रियल एस्टेट पहले बूम था, चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर चाइना की इकोनॉमी में 30% कंट्रीब्यूट करता है। चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर कोलैप्स कर गया, वहाँ पे अब फ्लैट बहुत ज़्यादा सस्ते हो गए। तो इन सब रीजन्स की वजह से चाइना की इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया। आईएमएफ ने बोला था कि इस साल चाइना की ग्रोथ रेट रहेगी 5%। दूर दूर तक कोई चांस नहीं है कि चाइना की ग्रोथ रेट इस साल 5% रहेगी। और अब मैं आपको बताता हूं कि दूसरे देशों को कैसे नुकसान होगा। पहला नुकसान तो मैंने आपको बता ही दिया कि चाइना अगर स्लो डाउन करेगा तो विभिन्न देशों का एक्सपोर्ट चाइना में कम हो जाएगा, इंक्लूडिंग इंडिया का भी। अब फायदा कैसे हो सकता है? अब मान लीजिए चाइना में ना मेटल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो मेटल्स एक्सपोर्ट होते हैं। हो सकता है कि चाइना की जो मेटल कंपनीज हैं वो क्या करें, अपना माल सस्ता कर दें, निकालने के चक्कर में कि एक्सपोर्ट कम हो गया है तो हम सस्ता करके बेचते हैं,
शायद ज़्यादा माल एक्सपोर्ट हम कर पाएँ। चाइना की सरकार भी सोच सकती है कि यार इकोनॉमी को रिवाइव करना है, एक्सपोर्ट को बूस्ट करो, माल सस्ता बेचो, तो फिर इंडिया को फायदा हो जाएगा। इंडिया चाइना से काफ़ी सारे मेटल्स इंपोर्ट करता है। बट अगर चाइना की कंपनीज ने ये सोचा, चाइना की सरकार ने ये सोचा कि अभी एक्सपोर्ट हम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं इसलिए प्रोडक्शन को कम कर दें, जैसे ओपेक वाले करते हैं ना, तेल प्रोड्यूस करने वाले देश जो हैं सप्लाई को लिमिट कर देते हैं ताकि रेट तेल का ज़्यादा रहे, ताकि डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई वो कम कर देते हैं। अगर चाइना की ये मेटल प्रोड्यूसिंग कंपनीज अपना अगर मान लीजिए सप्लाई कम कर देती हैं, प्रोडक्शन कम कर देती हैं, तो फिर रेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर इंडिया को नुकसान हो जाएगा। तो चाइना अगर स्लो डाउन करता है तो खुश होने की बात नहीं है, इससे यूएसए की इकोनॉमी पर भी काफ़ी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। 2 मेंस के क्वेश्चन हैं, दोनों 250 वर्ड्स में आपको इनको आंसर देना है। 15 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन हैं। एक चाइना की इकोनॉमी के स्लो डाउन से संबंधित, दूसरा प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से संबंधित। ये एक प्री का क्वेश्चन है। इस प्रकार के यूपीएससी क्वेश्चन पूछने लगी है कि 3 में से कितनी स्टेटमेंट सही है या कितनी गलत है। आजकल यूपीएससी एडिटोरियल बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफ़ी पूछने लगी है ना। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। लास्ट में आप समरी भी देख लीजिए 21 अगस्त 2023 की। और देखो एक चीज़ कि ये एथिकल टर्म्स वगैरह हमने कुछ रोका नहीं है, ना ही क्वेश्चन रोका है, वो टाइम की बात है। ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं कर सकते हैं, एक बैलेंस इस्टाब्लिश करना पड़ता है कि जिस दिन आर्टिकल्स ज़्यादा हों डिस्कस करने के लिए उस दिन ब्रेक ले सकते हैं, उस टाइप का। रोका कुछ भी नहीं है हमने, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ स्टॉप हो गई हैं एथिकल टर्म्स आना। स्टॉप तभी होंगी जब वो ख़त्म हो जाएंगी। तो ये समरी है कल के आर्टिकल्स की। पायलट्स की फैटिग से संबंधित आर्टिकल डिस्कस हमने किया था कि पायलट्स को आराम नहीं मिलता। हमारे देश में एयरलाइंस ज़्यादा काम करवाती हैं, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा हैं, फ्लाइट एंड ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस वर्ल्ड की जो बेस्ट एयरलाइंस होती हैं उनमें काफ़ी लिमिटेड होते हैं। एग्जाम्पल दिया गया था 1976 में एक प्लेन क्रैश हो गया था क्योंकि पायलट ने उस दिन ज़्यादा काम किया था। लास्ट वर्ड उसके यही थे कि मैं स्लीपी महसूस कर रहा हूँ। पायलट्स जब प्लेन लैंड करते हैं तो उस समय उनका हार्ट काफ़ी तेज़ी से बीट करता है और उनका सोने का साइकिल काफ़ी बिगड़ जाता है। इस वजह से वो काफ़ी बार स्ट्रेस फील करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन लेने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों के कारण थकान महसूस होती है और पायलट्स को थकान नहीं होनी चाहिए, इससे एक्सीडेंट का खतरा रहता है। और ग्राउंड स्टाफ से कंपेयर नहीं कर सकते पायलट्स के काम को। ग्राउंड स्टाफ को छुट्टियां ज़्यादा मिलती हैं, पायलट्स को कम मिलती हैं। मीडिएशन बिल हमने डिस्कस किया था, बिल अब पारित हो चुका है। अभी इस बिल के इंप्लीमेंट होने के बाद कोई भी कॉमर्शियल या फिर सिविल मामला है ना, तो पहले वो मीडिएटर के थ्रू जाएगा, समझ गए। 180 दिनों के अंदर अंदर मीडिएटर को मामला सुलझाना होगा। अगर कॉम्प्लेक्स मामला है तो उसका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा के 360 दिन भी किया जा सकता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की जाएगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का काम क्या होगा? मीडिएटर को रिकॉग्नाइज करना, मीडिएटर को ट्रेन करने वाले जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें रिकॉग्नाइज करना, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छी चीज़ है, इससे कोर्ट में केसेस की जो पेंडेंसी है वो कम होगी। और काफ़ी सारे हमने क्रिटिसिज्म भी डिस्कस किए थे। क्रिटिसिज्म जैसे कि ये एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस बोल दिया गया प्रोविजन में, बिल के प्रोविजन में, कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में इंटरिम रिलीफ लेनी है तो फिर कोर्ट के पास आ सकती है कोई पार्टी। लेकिन देखो ये जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस है इनको डिफाइन नहीं किया गया है। इसके अलावा इंडिया से बाहर कोई मीडिएशन हुआ है तो उसको इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अपील का कोई प्रोविजन नहीं है। तो ये सारे हमने क्रिटिसिज्म डिस्कस किए। फिर जीनो ट्रांसप्लांटेशन वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। पिग का जो किडनी है वो इंसान में लगाई गई थी अमेरिका में, और 1 महीना तो हो गया, अब सितंबर में देखना बाकी है वो चलेगी नहीं चलेगी। एथिकल इश्यूज ये है कि पिग का यूज़ करना इंसान के लिए, तो ये वो वाली चीज़ हो गई एंथ्रोपोसेंट्रिज्म कि सब कुछ इंसान ही है जो है, बाकी का कोई अस्तित्व नहीं है। और महात्मा गांधी कहते थे विविसेक्शन यानी जो एनिमल्स हैं, जिंदा एनिमल्स पे दवाइयाँ ट्राई करना ये गलत है। मेडिकल इम्प्लीकेशंस भी हैं। पिग काफ़ी गंदगी में रहता है तो रिलीजियस कंसिडरेशन, कुछ धर्म के लोग नई सुअर की जो किडनी है वो लगवाना चाहेंगे। तो ये सारे कंसर्न्स हैं। तो ये थी हमारी कल की रिवीजन। कल जो एडिटोरियल डिस्कस किया हमने रिवाइज कर लिए। तो आज के डिस्कशन में इतना ही है। फिर से आपको पूरी कम्युनिटी को हैप्पी बर्थडे। आप इसी प्रकार से अपना बेस्ट दीजिए और किसी भी सूरत में इस बार फाइनल लिस्ट में नाम लेकर आना है और आप लेकर आओगे, मेरा पूरा विश्वास है, यही मनोकामना है।
और इसके लिए आपके साथ साथ आप तो देखो मेहनत करोगे ही, आपकी मेहनत मोटिवेशन है, लेकिन आपके साथ साथ पूरी PWOlias की टीम, मैं उतनी ही मेहनत करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे और आपका सिलेक्शन इंश्योर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।